वेलकम गाइस, आपका फिर स्वागत है एक नई क्लास के साथ। और जिसमें आज हम बात करने वाले हैं एक विशेष टॉपिक हमारा जो फर्टिलाइजर उर्वरक, जो कि याद रखिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इससे क्वेश्चन याद रखिए, एक या दो क्वेश्चन आपके पक्का कोई सी भी एग्जाम हो, एग्रीकल्चर की, चाहे वो एंट्रेंस एग्जाम हो या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सभी में याद रखिए इस टॉपिक से एक या दो क्वेश्चन निश्चित है आते ही हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको शॉर्ट वे में बताऊँगा, शॉर्ट वे में समझाऊंगा। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे कि उर्वरक होते क्या हैं। ठीक है, उर्वरक होते क्या हैं तो याद रखिएगा, अगर मैं बात करता हूँ फर्टिलाइज़र, तो फर्टिलाइज़र याद रखिएगा, एक आपने सुना होगा नाम, पहले थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट कर लेते हैं। एक आपने सुना होगा FIM, एक होता है फर्टिलाइज़र, एक होता है कंपोस्ट। ठीक है, FIM आपने देखा होगा, गोबर की खाद जिसे हम बोलते हैं हिंदी में। तो सामान्यतः जितने भी यहाँ पर गांव से बिलोंग करते हैं, ठीक है, लगभग 90% जो कि गांव से रहते हैं, कुछ यहाँ शहरी लोग, तो आप FIM तो आपने देखा है। ठीक है, एक नेचुरल तरीके से गोबर की खाद को तैयार किया जाता है। कुछ याद रखिए, थोड़ा सा गड्ढा बना के उसमें गोबर वगैरह को डाल देते हैं, जो कि कुछ टाइम में 2 से 3 महीने में आसानी से वो सड़ गल जाता है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं गोबर की खाद। इसके विपरीत क्या होता है कि कुछ वैज्ञानिक थे, उन्होंने याद रखा इस गोबर की खाद, मतलब इसी का एक रूपांतरित रूप आप मान सकते हो। इसको क्या किया, आर्टिफिशियल तरीके से उन्होंने क्या किया, उन्होंने बनाया। ठीक है, मतलब कुछ इनके मेथड उन्होंने अलग अलग कर लिए, है तो वैसे सेम ये, लेकिन इसमें एक अलग अलग मेथड दे दिए। कुछ वैज्ञानिकों ने अलग मत था, जैसे कि मान लीजिए ट्रेंच विधि है, खाई खोद कर उसमें भर दीजिए, आपका खाद वो तैयार हो जाएगा। उसमें क्या होता है याद रखिएगा, कुछ ऐसी विधियाँ हैं जिनमें क्या होता है, जो पोषक तत्व होते हैं वो अधिक होते हैं, कुछ में पोषक तत्व कम होते हैं। ठीक है, कुछ में ज़्यादा क्या लग जाती है, हमारी लागत लग जाती है, कुछ में हमें ज़्यादा प्रोडक्शन मिल जाता है, मतलब जो हरी खाद है हमें ज़्यादा प्राप्त होती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर बात करूँ कंपोस्ट के मेथड, तो कंपोस्ट के मेथड मुख्यतः तो आपकी सबसे ज़्यादा जो प्रचलित है वो बेंगलोर है, जो कि ट्रेंच विधि जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा नाडेप विधि है, एडको विधि है, ये सभी क्या होती है, खाद की विधियाँ होती है, लेकिन उसके बारे में यहाँ पर हम डिस्कस नहीं करेंगे। अब आते हैं हमारे टॉपिक को, तो उर्वरक। ठीक है, फर्टिलाइज़र। तो सबसे पहले उर्वरक होते क्या हैं, तो याद देखिए, ये एक मानव के द्वारा निर्मित, मतलब आर्टिफिशियल तरीके से निर्मित होते हैं। आर्टिफिशियल मतलब फैक्ट्रियों में इन्हें तैयार किया जाता है, जिनमें याद रखिए पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, इनकी मात्रा अधिक होती है, किसकी होती है, पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होती है, लेकिन इनको जो दिया जाता है वो कम मात्रा में दिया जाता है। ठीक है, इसके विपरीत अगर हम बात करेंगे, जैसे कि मान लीजिए गोबर की खाद है, तो गोबर की खाद को ज़्यादा दिया जाता है। ओके, लेकिन उर्वरकों को कुछ मात्रा इसकी दी जाती है, लेकिन इनसे पोषक तत्व अधिक मात्रा में प्राप्त होते हैं। तो डेफिनेशन आपकी क्लियर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, मतलब जो क्लासिफिकेशन का किया हुआ है ये किस आधार पर किया हुआ है, तो याद रखिए इनका जो क्लासिफिकेशन है, जैसे कि मान लीजिए कोई एक पोषक तत्व ही किसी में पाया जा रहा है, जैसे कि यूरिया है, आपका सबसे बेस्ट एग्जांपल है यूरिया, तो मुख्यतः इसमें नाइट्रोजन पाया जाता है। तो एकल उर्वरक में ये हो जाएगा, मतलब स्ट्रेट फर्टिलाइजर। सरल उर्वरक वे होते हैं जिनमें केवल एक पोषक तत्व होता है, जैसे कि यूरिया आप ले सकते हो, पोटेशियम सल्फेट आप ले सकते हो, अमोनियम क्लोराइड आप ले सकते हो। ठीक है, स्ट्रेट का मतलब केवल एक पोषक तत्व पा रहा है, वो भी मुख्य है, मतलब NPK में से एक पाया जाएगा। सेकंड की अगर बात करेंगे कि द्वितीय का उर्वरक, तो ऐसे उर्वरक जिनमें याद रखिए दो मुख्य पोषक तत्व होते हैं, या तो नाइट्रोजन होगा, या फास्फोरस होगा, या फिर पोटेशियम होगा, मतलब दो होंगे, या तो नाइट्रोजन फास्फोरस हो सकता है, फास्फोरस पोटेशियम हो सकता है, या फिर पोटेशियम नाइट्रोजन हो सकता है। ठीक है, मतलब दो इसमें उर्वरक पाए जाएंगे, जिसके एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख सकते हो, पोटेशियम नाइट्रेट और DAP है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो DAP में याद रखिए फास्फोरस और नाइट्रोजन दोनों ही पाए जाते हैं। पोटेशियम नाइट्रेट की अगर हम बात करेंगे, तो इसमें पोटेशियम और नाइट्रोजन दोनों ही पाए जाते हैं। ठीक है, अब आते हैं तरसरी, मतलब तृतीय उर्वरक, मतलब तीनों ही पोषक तत्व इसमें पाए जाएंगे, मतलब NPK है, तीनों ही कुछ अनुपात में पाए जाएंगे, लेकिन तीनों ही पाए जाएंगे। एग्जाम्पल आप देख सकते हो, अमोनियम, पोटेशियम, फास्फेट। ठीक है, अब आते हैं, याद रखिए, कॉम्प्लेक्स, या फिर जिसे हम बोलते हैं कंपाउंड। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपकी जो, अगर आपको डेफिनेशन भी अगर आपको पूछ ली जाती है, तो इसमें कुछ स्टूडेंट है वो कि कंफ्यूज हो जाते हैं। अब यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है कि हिंदी में मैं आपको नहीं बताऊँगा इतना, तो लेकिन आप बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर यौगिक और जटिल, ठीक है, यौगिक और जटिल एक ही होते हैं, दोनों को एक ही होता है। इसको आप इंग्लिश में ज़रूर देख ले, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स।
कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइज़र एक ही होते हैं, लेकिन इसके विपरीत कौन सा होता है, वो होता है मिक्स्ड फर्टिलाइज़र, जो कि मिश्रित उर्वरक कहलाता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा इनमें डिफरेंस हम पैदा करते हैं कि हम कैसे पता चलेगा कि कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स या फिर मिक्स्ड फर्टिलाइज़र है। ठीक है, तो याद रखिएगा, जैसे कि मान लीजिए कोई ऐसा उर्वरक है, जैसे कि हम ले लेते हैं पोटेशियम नाइट्रेट ले लेते हैं और एक हम ले लेते हैं अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो अब यहाँ पर याद रखिए इनको आपको जोड़ना है। तो एक तो हम क्या करेंगे, कोई फैक्ट्री है उनमें हम जाकर जोड़ देंगे। थोड़ा सा ध्यान देना कि अगर इन दोनों को हमें जोड़ना है, ठीक है, पोटेशियम नाइट्रेट और अमोनियम क्लोराइड को हमें जोड़ना है, इन दोनों के पोषक तत्व तो एक ही हमें उर्वरक मिले, इसमें आसानी से प्राप्त हो जाए। अगर हम इसको तैयार कर रहे हैं फैक्ट्री में, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा यौगिक या जटिल उर्वरक। लेकिन अगर इसी प्रोसेस को हम घर बैठे कर रहे हैं, घर बैठे मतलब आपस में मिला दे रहे हैं, दोनों फर्टिलाइज़र को लिया और आपस में मिला दिया, एक के ऊपर एक डाल दिया या फिर दूसरे को आपस में मिला दिया, तो इसे हम बोलेंगे, याद रखिए, मिश्रित उर्वरक। समझ आ गया कि याद रखिए इन दोनों फर्टिलाइज़र को अगर फैक्ट्री में रासायनिक तौर पर मिला रहे हैं तो उसे तो हम बोलते हैं जटिल या यौगिक। लेकिन अगर इसको भौतिक रूप से मिला रहे हैं, भौतिक मतलब डायरेक्ट अगर इन्हें मिला रहे हैं, कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, बस उनको डायरेक्ट आपस में मिला दिया, ठीक है, उनको आपस में मिला दिया, तो उसे हम बोलेंगे मिश्रित उर्वरक। तो एग्जाम्पल आपके सामने है, आई थिंक आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर क्या बोला गया है। ठीक है, जैसे कि नाइट्रोफॉस्फेट आप ले सकते हो, जैसे सुफला भी बोला जाता है, अमोनियम सल्फेट, डाई अमोनियम फॉस्फेट, और मिश्रित के एग्जाम्पल आपके नाइट्रोफॉस्फेट का पोटेशियम के साथ मिश्रण। चलिए अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पूर्ण उर्वरक किसे बोला जाता है। तो याद रखिए, पूर्ण उर्वरक वे उर्वरक कहलाएंगे जिनमें NPK की मात्रा पाई जाएगी। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, तृतीय उर्वरक एक प्रकार का पूर्ण उर्वरक है, कंप्लीट फर्टिलाइज़र है। इसके बाद में हम बात करेंगे इनकम्प्लीट फर्टिलाइज़र। तो याद रखिए, इनकम्प्लीट का मतलब होता है NPK में से कोई भी 2 न्यूट्रिएंट होंगे, तीनों नहीं होंगे, केवल 2 ही होंगे। ठीक है, तो याद रखिए इनकम्प्लीट में हमारे दोनों आ जाते हैं, जैसे कि सरल आप ले सकते हो, बाइनरी आप ले सकते हो। ठीक है, सरल या बाइनरी आप ले सकते हो। वैसे मुख्य तौर पर अगर बात करूँ अपूर्ण का, तो आप एग्जाम्पल मानिए द्वितीय वाला, और पूर्ण का है वो तृतीय उर्वरक वाला। मतलब तीनों उर्वरक पाएंगे तो उसे हम बोलेंगे कंप्लीट फर्टिलाइज़र, और केवल 2 पाएंगे तो उसे हम बोलेंगे इनकम्प्लीट फर्टिलाइज़र। अब यहाँ पर बात करेंगे, याद रखिएगा, नेक्स्ट है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। एक तो कॉमन तरीके से पूछेगा कि न्यूनतम विश्लेषण उर्वरक किसे बोला जाता है और उच्च विश्लेषण उर्वरक किसे बोला जाता है। तो न्यूनतम का मतलब होता है, याद रखिएगा, जिसमें 25% से कम हो, मतलब जो प्राथमिक पोषक तत्व है वो उसकी मात्रा है ये 25% से कम हुई तो उसे हम बोलेंगे न्यूनतम विश्लेषण उर्वरक, लो एनालाइसिस फर्टिलाइज़र। लेकिन अगर बात करेंगे, जैसे कि मान लीजिए वो प्राइमरी है, NPK कोई भी हो सकता है, और अगर इसकी मात्रा 25% से अधिक है, जैसे कि यूरिया भी आप ले सकते हो, इसमें यूरिया में नाइट्रोजन होता है लेकिन ये 46% होता है, तो किस में आएगा, ये हाई में आएगा, क्योंकि इसमें 25% से अधिक है। लेकिन इसी के बतौर हम बात कर लेते हैं, जैसे कि DAP है, तो DAP में क्या हुआ, क्या बता सकते हो। DAP में याद रखिए, नाइट्रोजन की अगर बात करता है वो स्पेशल तौर पर, तो नाइट्रोजन तो याद रखिएगा न्यूनतम विश्लेषण उर्वरक में आ जाएगा। लेकिन अगर आपको पूछता है कि DAP वैसे सामान्य तौर पर किस में आता है, याद रखिए इसमें फास्फोरस 46% होता है, तो ये भी याद रखिएगा उच्च विश्लेषण उर्वरक में ही आएगा। ठीक है, अगर आपको एक्स्ट्रा लिखता है कि नाइट्रोजन की दृष्टि से, तो नाइट्रोजन की दृष्टि से याद रखिए न्यूनतम हो जाएगा। लेकिन सामान्य तौर पर अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन नहीं डालता है, डायरेक्ट पूछता है, तो आप बताओगे उच्च विश्लेषण उर्वरक में आता है। आई थिंक आप समझ गए होंगे। जिसमें NPK की मात्रा अगर 25% से कम होती है उसे हम बोलते हैं न्यूनतम विश्लेषण, और जिसमें याद रखिए 25% से अधिक होती है NPK की मात्रा, उसे हम बोलते हैं उच्च विश्लेषण उर्वरक। ठीक है, अब यहाँ पर इनका कुछ क्लैसिफिकेशन है जो कि आपको याद करना होगा। इनकी कोई ट्रिक नहीं है, इनको आप इनमें कोई समझाने वाली बात भी नहीं है, बस आपको ध्यान रखना है कि पोषक तत्व तो इनमें कितना होता है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं नाइट्रेट उर्वरक, तो नाइट्रेट के कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि आप ले सकते हो सोडियम नाइट्रेट, जिसमें 16% नाइट्रोजन होता है और इसे चिलियन नाइट्रेट के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाता है कि चिलियन नाइट्रेट किसे बोला जाता है, तो सोडियम नाइट्रेट को ही चिलियन नाइट्रेट के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम बात करेंगे कैल्शियम नाइट्रेट, तो कैल्शियम नाइट्रेट में याद रखिए 19% क्या होता है, कैल्शियम होता है, और 15% नाइट्रोजन होता है। पोटेशियम नाइट्रेट याद रखिएगा 1344 से आप याद रखिएगा, डायरेक्ट आप याद रख सकते हो 1344
ठीक है। 13% इसमें नाइट्रोजन होता है और पोटेशियम इसमें 44% पाया जाता है। इसका प्रयोग मुख्यतः याद रखिएगा, जो पोटेशियम नाइट्रेट है इसका प्रयोग मुख्यतः फसल मतलब फल वाली सब्जियों या फिर फल सब्जियों में किया जाता है, ठीक है। फलों में इसका सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे अमोनियम सल्फेट, जिसमें आपको कई बार पूछ लिया गया है और आपके एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र पिछली बार ये क्वेश्चन पूछा गया था कि अमोनियम सल्फेट का जो अम्लीयता होती है, अम्लीयता तुल्यांक होती है, वो कितनी होती है? 110% होती है। लेकिन अगर हम बात करेंगे इसमें फर्टिलाइज़र, तो आप डायरेक्ट याद रखोगे 20-24। क्या याद रखोगे? 20-24 नाइट्रोजन और सल्फ़र, ठीक है। नाइट्रोजन 20% और सल्फ़र 24%। आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऐसा फर्टिलाइज़र बताइए जिसमें प्राथमिक से अधिक द्वितीयक पोषक तत्व होता है, तो द्वितीयक पोषक तत्व सल्फर है, तो ये भी एग्जाम्पल है, याद रखिएगा। अगर आपको पूछ ले क्वेश्चन कि ऐसा कौन सा फर्टिलाइज़र है, ऐसा कौन सा उर्वरक है जिसमें प्राथमिक की तुलना में द्वितीयक अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो आप बताओगे अमोनियम सल्फेट। क्यों? क्योंकि इसमें नाइट्रोजन होता है वो ओनली 20% होता है और सल्फ़र होता है 24% होता है, जो कि नाइट्रोजन से अधिक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमोनियम सल्फेट। अब यहाँ पर आपको दो याद रखना है, एक उर्वरक से अमोनियम क्लोराइड और कैन, जैसे अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम क्लोराइड और कैन में याद रखिएगा जो नाइट्रोजन है ये सेम होता है, 26% होता है। कैन को किसान खाद भी बोला जाता है, सोना खाद भी बोला जाता है और उदासीन खाद भी बोला जाता है, जिससे आपको कई बार क्वेश्चन भी पूछा गया है। एनहाइड्रस अमोनिया है, 82% इसमें नाइट्रोजन होता है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ जैसे कि ऑक्जेमाइड, तो ऑक्जेनेमाइड में 31% होता है। कैल्शियम साइनेबाइड में 21% नाइट्रोजन होता है। थायोयूरिया में 36% नाइट्रोजन होता है। याद रखिएगा इन चारों को आपको एग्जाम में याद रखना है कि यूरिया तो सभी को पता है 46% होता है। अगर मैं बात करता हूँ सल्फ़र लेपित यूरिया या फिर थायोयूरिया, तो थायोयूरिया में 36% होता है। अगर मैं बात करता हूँ एनहाइड्रस अमोनिया, तो एनहाइड्रस अमोनिया में 82% होता है। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर कैल्शियम साइनेमाइड, तो कैल्शियम साइनेमाइड में 21% होता है। अगर मैं बात करता हूँ ऑक्जेमाइड, तो ऑक्जेमाइड में 31% होता है, ठीक है। इनको ऐसे ही क्रम में याद रखिएगा ताकि आपको एक साथ सारे क्वेश्चन याद हो जाए। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन यहाँ पर आपको लिखा हुआ है कि आलू और शकरकंद फसलों में क्लोराइड की अधिकता के कारण अमोनियम क्लोराइड उर्वरक का प्रयोग नहीं करते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप नोट डाउन कर सकते हो कि आलू और शकरकंद या फिर जितनी भी याद रखिए कंद वाली फसलें हैं ना, उनमें क्लोराइड का प्रयोग नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि ये इनकी याद रखिए गुणवत्ता को डैमेज कर देती है, गुणवत्ता को ख़राब कर देती है। आलू हो, शकरकंद हो या फिर तंबाकू हो, तंबाकू लिख लीजिएगा, तंबाकू भी काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है कि आलू, शकरकंद और तंबाकू में क्लोराइड का प्रयोग नहीं किया जाता है, बल्कि इसकी जगह हम किसका प्रयोग करते हैं? अमोनियम सल्फेट का प्रयोग करते हैं। मतलब सल्फर लेपित यूरिया को हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम क्लोराइड युक्त यूरिया को नहीं कर सकते, ठीक है। इसके अलावा कुछ एग्जाम्पल आप और देख लीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आए कि नाइट्रेट और अमोनियम के एग्जाम्पल है। यहाँ पर अमोनियम नाइट्रेट है, 33 से 35% इसमें नाइट्रोजन पाई जाती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट, तो इसमें होती है 26% नाइट्रोजन, 12% सल्फर। अगर हम बात करेंगे कैन, जिसे किसान खाद भी बोला जाता है, तो इसमें याद रखिए 25% नाइट्रोजन होता है, 8% कैल्शियम होता है और 4.5% मैग्नीशियम होता है, ठीक है। चारों को याद रखिएगा कि इसमें 25 भी आपको मिल जाता है और 26 भी आपको मिल जाता है। कन्फ्यूजन वाली कोई बात नहीं है। आप वैसे आपको अगर 26 याद रहता है कैन में, तो 26 याद रख लीजिए। अगर आपको 25 याद रहता है तो आप 25 भी याद रख सकते हो, ठीक है। तो कैन में याद रखिएगा 25-8-4। कैसे याद रखोगे इसे आप? 25-8-4, 25 नाइट्रोजन, 8% कैल्शियम और मैग्नीशियम 4%, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे एमाइड उर्वरक। एमाइड का मतलब होता है, याद रखिए, अगर ऐसा कोई फर्टिलाइज़र जिसमें नाइट्रोजन एमाइड के रूप में होती है। अब ये एमाइड क्या होता है? ये होता है NH2 बॉन्ड। क्या होता है? NH2 बॉन्ड को ही एमाइड बोला जाता है। जैसे कि आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि NH2CONH2 यूरिया का है, तो यूरिया में नाइट्रोजन वो एमाइड रूप में होती है। कैल्शियम साइनेमाइड की अगर बात करूँगा तो कैल्शियम साइनेमाइड का भी याद रखिए फॉर्मूला सेम होता है, बस इसमें थोड़ा सा सल्फ़र को ऐड कर दिया जाता है। जो CO होता है वहाँ पर सल्फ़र को ले लिया जाता है, सल्फ़र को ऐड कर दिया जाता है, तो इसी को हम बोलते हैं थायोयूरिया, ठीक है। NH2CSNH2 ये होता है थायोयूरिया का सूत्र। अब यहाँ पर बात करेंगे कि यूरिया है 46% पाया जाता है, ठीक
ठीक है, सुपर ग्रेन्यूल्स के रूप में पाया जाता है। भारत में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन का प्रयोग जो किया जाता है किस फर्टिलाइज़र से किया जाता है, वो यूरिया से ही किया जाता है। ठीक है, गंधक लेपित यूरिया है, ये जिसे हम थायोलेपित यूरिया भी बोल सकते हैं, थायो यूरिया भी हम बोल सकते हैं, सल्फर लेपित यूरिया भी बोल सकते हैं। तो इसमें नाइट्रोजन 36% पाया जाता है, जैसे कि अभी आपको बताया था। बायोरेट की मात्रा है, याद रखिएगा, ये 1.5% से कम रखी जाती है सामान्यतः, लेकिन भारत सरकार के द्वारा सामान्यतः पूछेगा तो 1.5% से कम रखी जाती है। लेकिन अगर आपको पूछे भारत सरकार के द्वारा बायोरेट की मात्रा कितनी होती है, तो आप 2% बताओगे, क्योंकि भारत सरकार ने 2% रखी हुई है ये मात्रा। लेकिन सामान्य तौर पर जो FAI है, फर्टिलाइज़र एंड एग्रीकल्चर, छोड़िए आप उसको, आप डायरेक्ट ये याद रखिएगा 2% होती है भारत सरकार के द्वारा, और सामान्य तौर पर 1.5% से कम होती है। ठीक है, कैल्शियम साइनेमाइड है 39 याद रखिएगा, इसको छोड़िए आप, डायरेक्ट आते हैं हम अब फास्फोरस पर, क्योंकि टाइम शायद आपको ज़्यादा हो रहा है तो थोड़ा सा शॉर्ट में कर देते हैं आप, कि जल में घुलनशील होते हैं, साइट्रेट में घुलनशील होते हैं, और साइट्रेट और जल में घुलनशील होते हैं। ठीक है, 3 प्रकार से बांटा गया है फास्फोरस को, एक जल में घुलनशील होते हैं, एक साइट्रेट में, और एक साइट्रेट और जल दोनों में घुलनशील होते हैं। तो आपने सामान्य तो सुना है SSP, तो SSP का याद रखिएगा 12, 16, 19, इसको डायरेक्ट याद रखिएगा 12, 16, 19, 12, 16, 19। 12 सल्फर होता है, फास्फोरस होता है और कैल्शियम होता है। ठीक है, डायरेक्ट याद रखूँगा। वैसे सल्फ़र का सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछा जाता है, आजकल जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो सल्फ़र का ही पूछा जाता है, सल्फ़र लेपित यूरिया या फिर सिंगल सुपर फास्फेट। सिंगल सुपर फास्फेट में सल्फ़र कितना होता है, 12% होता है। DSP है तो DSP में आप डायरेक्ट याद रखिएगा, SSP में अगर फास्फोरस 16% होता है तो DSP और TSP 16 का 32 और 32 और 16 48। ठीक है, डायरेक्ट याद रखिएगा, तीनों में कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में हम बात करेंगे DAP और MAP। DAP का मतलब आप जानते हैं डाई अमोनियम फास्फेट, जिसमें 1846 कहीं कहीं आपको देखने को मिल जाता है 1648। ठीक है, 1846 और 1648 ये 2 फॉर्म में होता है, दोनों रूप में होता है। जैसा आपको याद रहता है आप रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको पूछा जाता है MAP मतलब मोनो अमोनियम फास्फेट, तो ये होता है 1148। 1148 कितना होता है, 1148 होता है। ठीक है, चलिए साइट्रेट की अगर हम बात करेंगे, इसमें मुख्यतः DCP होता है, एक होता है बेसिक स्लैग। ये दोनों ही क्या होते हैं, साइट्रेट में घुलनशील होते हैं। जल का तो आपको याद रहेगा SSP, DAP और MAP, ये जल में घुलनशील होते हैं। अगर मैं बात करूँगा यहाँ पर साइट्रेट विलयन में घुलनशील, तो वो होते हैं, याद रखिएगा, जैसे कि DCP हुआ और बेसिक स्लैग हुआ। DCP का मतलब होता है डाई कैल्शियम फास्फेट, जिसमें फास्फोरस होता है, ये होता है 33 से 40%, और कैल्शियम होता है, ये होता है 23%, 23%। बेसिक स्लैग है 14 से 18% फास्फोरस पाया जाता है। साइट्रेट और जल दोनों में घुलनशील होते हैं, उनका एग्जाम्पल है रॉक फास्फेट, रोबोन मील और स्टिम्ड बोन मील। अब पढ़कर मैं सुनाऊँ उससे सही है, आप देख लीजिए एक बार, टाइम नहीं लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आएंगे डायरेक्ट। तो ये है आपका काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और यहाँ से भी आपको पूछ लिया जाता है कि पोटेशियम उर्वरक मुख्यतः याद रखिए MOP होता है, SOP होता है। ठीक है, और म्यूरेट ऑफ पोटास को याद रखिए KCl भी बोलते हैं, मतलब पोटेशियम क्लोराइड को ही म्यूरेट ऑफ पोटास के नाम से जाना जाता है। एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा गया है, याद रखिएगा, म्यूरेट ऑफ पोटास को पोटेशियम क्लोराइड के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें होता है जो पोटास होता है ये 60% होता है। आप इसे कैसे याद रखोगे, म्यूरेट का M ले लीजिए, म्यूरेट का M ले लीजिए, मतलब मैक्सिमम क्या होता है, 60 होता है, और सल्फेट ऑफ पोटास में कितना होता है। इस मैक्सिमम की ट्रिक है कि एक होता है सल्फेट ऑफ पोटास, एक होता है म्यूरेट ऑफ पोटास। ठीक है, तो सल्फेट में डायरेक्ट याद रखिएगा 50% और MOP में होता है 60%। अब इन दोनों में से आपको, अगर आपको ऐसे कन्फ्यूज़ हो रहा है कि दोनों में से किस में अधिक आएगा, तो आप याद रख सकते हो M का M मतलब म्यूरेट का मैक्सिमम, मतलब SOP में होता है 50% और MOP में होता है 60%। आसानी से याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको यहाँ पर याद रखना है, तो वो याद रखना है कि नाइट्रेट ऑफ पोटास में जो मात्रा होती है ये कितनी होती है। तो अभी आपको बताया था जो पोटेशियम नाइट्रेट होता है ना, उसी को याद रखिए नाइट्रेट ऑफ पोटास भी बोला जाता है। पोटेशियम नाइट्रेट को ही नाइट्रेट ऑफ पोटास भी बोला जाता है, और जिसमें याद रखिए ये होता है 1344%। ठीक है, जिसका प्रयोग मुख्यतः किया जाता है उद्यान वाली फसलों में, मतलब फल फूल सब्जियों में इनका प्रयोग मुख्यतः किया जाता है। किसका, पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है, जिसे नाइट्रेट ऑफ पोटास के नाम से भी जाना जाता है। आई थिंक आपको ये फर्टिलाइज़र वाला टॉपिक है समझ आ गया होगा। ठीक है, आज का जो लेक्चर था ये आपको समझाना था,
याद तो वैसे आपको ही करना पड़ेगा, लेकिन जो भी ट्रिक थी जैसे आपको याद करा सकते थे वो आपको बता दिया है, वो याद रखिएगा। कहाँ से क्वेश्चन बनता है वो भी आपको बता दिया है, तो इसको एक बार ज़रूर क्लियर कर लेना। काफ़ी अच्छा टॉपिक है और इससे भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। आई थिंक आपको क्लास पसंद आएगी। अगर आपको क्लासेस पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करते चलना। और सुबह आपकी क्लास का टाइम है ये 10 बजे, मतलब 10:15 पर आपकी सुबह की क्लास लगती है और शाम की क्लास है आपकी 9 बजे लगती है। तो टाइम से प्रेजेंट हो जाए। जो भी नई स्टूडेंट है चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ठीक है, जिससे कि आपको सभी क्लासेज वो नोटिफिकेशन साथ मिलते रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ।